तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है कि चार्ज की स्टडी करना है कब, जब चार्ज रेस्ट पे हो। चार्ज किस पे हो, जब चार्ज हमारा रेस्ट पे हो, तो उसकी स्टडी इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर होता है। ओके, तो चार्ज जो है हमारे पास, चार्ज जिसे मैं Q से रिप्रेजेंट करता हूं, वैसे तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, इसे समझा जा सकता है। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनसे आप चार्ज के बारे में जान सकते हैं। देखिए, अगर कोई भी बॉडी है उस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा, और अगर कमी है इलेक्ट्रॉन की तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। एक्सेस होगा तो नेगेटिव और कमी है तो पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो बस एक सिंपल सा फंडा है, दो तरीके के चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो चलिए देखते हैं वन बाय वन हम सारी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। सबसे पहले आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, एक जैसे चार्ज, जैसे सपोज कि दोनों चार्ज पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, तो ये तो हमेशा क्या करेंगे, ये हमेशा रिपेल करेंगे एक दूसरे को। जितने फोर्स से ये इसको रिपेल करेगा उतने से ये भी इसको रिपेल करेगा, सेम एयर। तो लाइक चार्जेस तो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, लेकिन अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट। मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अपनी ओर खींच रहा होगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अपनी ओर खींच रहा होगा, सेम फोर्स से। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया, सबसे पहला प्रॉपर्टी हुआ हमारे पास लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। सबसे पहला है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। चलिए अब प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या हो सकता है। देखिए, चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है। चार्ज क्या है, चार्ज कंजर्व रहता है। अगर आपके पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसमें टोटल चार्ज जो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब चार्ज को आप क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ओके, देखिए कहने का क्या मतलब है कि सपोज कि मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें 3 चार्ज हैं, और यह है 1 कूलम, यह है 2 कूलम और यह है 3 कूलम। ये पहले सेपरेटेड थे, अब इनको आपस में कांटेक्ट में लाया गया। तो कांटेक्ट में लाने के बाद क्या होता है, सबके पोटेंशियल अगर अलग अलग होंगे तो चार्ज का ट्रांसफर होता है। ये कॉन्सेप्ट मैं आगे बताऊंगा आपको। तो जब इन्हें कांटेक्ट में लाया गया और फिर जब इन्हें सेपरेट किया जाएगा, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अब तीनों स्फीयर को मैंने क्या किया, सेपरेट किया। तो इंडिविजुअल चार्ज तो इस पे हो सकता है कि चेंज हो जाए, हो सकता है कि इस पे 3 कूलम का चार्ज आ जाए, या मान लेते हैं चलिए इस पे 2 कूलम का चार्ज आ जाए, इस पे 1 कूलम का चार्ज आ जाए, और बाकी जो चार्ज है हमारे पास इधर कितना है, इधर है हमारे पास 1 कूलम 3 कूलम, तो 3 और 1 4, 4 और 2 6। तो यहाँ पे 3 और मान लेते हैं इस पे 3 कूलम आ गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इंडिविजुअल चार्ज तो बदल गए हैं सबके, लेकिन सम जो है, सम नहीं बदला है। सम अभी भी कितना है, पहले कितना था, पहले भी उतना ही था, 3 और 2 5 और 1 6, और अभी भी कितना है, 3 2 5 और 1 6। ये 1 कूलम लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल चार्ज जो है वो हमेशा क्या रहेगा, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहा करेगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ओके, इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं, उसे भी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। इसका क्या मतलब है, इनवेरिएंट है, इसका क्या मतलब है। देखिए रिलेटिविटी तो आप सभी जानते ही होंगे, रिलेटिविटी क्या होता है तो आप सभी जानते ही हैं, जहाँ पे हमारे आइंस्टाइन चाचा के इक्वेशंस आ जाते हैं। तो आइंस्टाइन तो कहता था कि अगर कोई बॉडी बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रही है, लाइट के कंपेरेबल उसकी स्पीड है, तो उसका मास कैसे चेंज होता था, m = m0 1/√v², ये m = m0 √1 - v²/c², ऐसे चेंज होता था। लेकिन चार्ज में कोई बदलाव नहीं आएगा, चार्ज जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा। पहले भी चार्ज q था तो बाद में भी q ही रहेगा, अब चाहे कितनी भी स्पीड से चला लो ऑब्जेक्ट को, ठीक है। मतलब स्पीड से कोई लेना देना नहीं है चार्ज का, इसीलिए कहते हैं चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, ओके, ठीक है। अगला जो प्रॉपर्टी है वो क्या है,
चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है। चार्ज क्या है? चार्ज है क्वांटाइज्ड। चार्ज हमारा क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है? देखो, जब हमें किसी भी चीज़ का सबसे छोटा क्वांटिटी पता हो, जिसे क्वांटा कहते हैं, तो वो टर्म, वो जो भी क्वांटिटी है वो क्वांटाइज्ड कहलाएगी। कहने का मतलब ये है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करते, कि चार्ज जो है उसका सबसे छोटा यूनिट जो हम मानते हैं, हमारी एनसीईआरटी जो मान रही है कि सबसे छोटा यूनिट है इलेक्ट्रॉन। चार्ज का सबसे छोटा यूनिट क्या है? इलेक्ट्रॉन। चार्ज इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ही ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ। चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ठीक है। तो किसी बॉडी ने अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उस पर कितना चार्ज होगा भाई? उस पर होगा 1 ई चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो कितने हो जाएंगे? 2 ई। और अगर n इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो कितना हो जाएगा? q इजकल टू एन ई। गेन किया तो नेगेटिव होता है, लूज किया तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए q इजकल टू क्या लेंगे? प्लस माइनस एन ई। लूज किया तो प्लस, गेन किया तो माइनस। तो इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज हमारा क्या है? क्वांटाइज्ड है। बात समझ में आई? चार्ज क्वांटाइज्ड है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी चार्ज की हमारे पास। अब हम देखने वाले हैं कि दो चार्ज कैसे अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। मतलब अब हम लोग पढ़ने वाले भाई कूलम्ब्स लॉ। तो चलिए इसे लिख देते हैं, कूलम्ब्स लॉ। देखो भाई, कूलम्ब्स का कहना है कि अगर आपके पास कोई दो चार्ज है, ये Q1 है और ये है Q2, दोनों पॉजिटिव ले लेता हूँ, तो ये तो इसको रिपेल करेगा, F1 फोर्स से करेगा, है कि नहीं है? और ये इसको रिपेल करेगा, कितने से करेगा भाई? ये करेगा F2 से। तो कूलम्ब कहता है कि ये जो दोनों फोर्स होंगे F1 और F2, ये होंगे तो सेम ही, बस डायरेक्शन ही तो अपोजिट है, तो माइनस लगा दिया। मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो दोनों फोर्स है ना, ये एक्शन रिएक्शन के पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, समझ रहे हो? और मैग्नीट्यूड तो इनका सेम ही रहेगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहता है। तो उसको मैं मान लेता हूँ F। तो कूलम्ब चचा कहते हैं कि जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के। ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के, ठीक है? इनवर्स स्क्वायर लॉ है। तो इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे ना, तो फोर्स क्या आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा तुम्हारा Q1 Q2 और नीचे क्या आएगा भाई? नीचे आएगा R²। इसको अगर आप हटाओगे तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। ये तुम्हारा बन रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन m कहते हैं इसको, ठीक है? ये Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। अच्छा देखो भाई, यहाँ पे ना ये एप्सिलॉन m तुम्हारे लिए एक नया टर्म है। ये जो एप्सिलॉन m है इसे कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए मीडियम। इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उस मीडियम में फोर्स उतना कम होता है, क्योंकि उस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होता है। आगे बताऊंगा इनके बारे में भी, ठीक है? चलिए, तो ये तो है कूलम्ब्स लॉ। अब इसका ग्राफ देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ पूछा जाता है एग्जाम में। देखो भाई, F जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है ना, तो अगर आप F वर्सेस R का ग्राफ बनाओगे ना, ये F है और ये क्या है तुम्हारे पास? R, तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा कुछ, ठीक है? कुछ ऐसा बनेगा। लेकिन याद रहे, बोर्ड में एक बार पूछा गया था कि F वर्सेस 1/R² का ग्राफ कैसा रहेगा। बोर्ड क्या तुम्हारे किसी एग्जाम में भी पूछा सकता है, जरूरी नहीं है कि बोर्ड में ही आएगा, मेंस में भी आ सकता है, नीट में भी आ सकता है। तो F वर्सेस 1/R² का ग्राफ पूछा गया था, तो वो कैसा ग्राफ बनेगा? वो एक बनेगा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ, y इक्वल टू mx फॉलो करेगा। वो क्यों करेगा? देखो तो समझ लो इस बात को। देखो भाई, यहाँ पे तुम देख रहे हो F क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन में R², देख रहे हो ना? तो यहाँ जरा लिखता हूँ, देखो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन m, और यहाँ ले लेते हैं 1/R²। ऐसे लिख सकता हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना भाई, कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो देखो, इसे कंपेयर करो y इक्वल टू mx से, हो रहा है ना, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ फॉलो हो रहा है, जिसमें m यानी कि स्लोप किसके बराबर है? ये रहा स्लोप। और यहाँ से पते की बात यह है कि जो तुम्हारा स्लोप है वो किस पे डिपेंड कर रहा है भाई? तुम्हारा स्लोप डिपेंड कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पे और EM पे। इसकी जितना ज़्यादा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज होगा फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, और EM जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ही कम होगा, ठीक है? ये दो फैक्टर है, याद रखना, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो जैसे एग्जाम में आ सकता है कि ग्राफ बना देगा, ये F है, ये 1/R² है, बोल देगा ये वाला पेयर है Q1 और Q2 का, और जो ये वाला पेयर है ये Q3 Q4 का पेयर है। किस पेयर का ज़्यादा मैग्नीट्यूड है? तो साफ साफ पता चल रहा है भाई साहब, ऊपर वाला जो फोर्स है, ऊपर वाला जो पेयर है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसका स्लोप क्या है? ज़्यादा है।
इसका स्लोप ज़्यादा है, तो इसीलिए इसका फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, ये जो फोर्स का ग्राफ है ये अगर ये ऊपर आ रहा है, पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, इसका मतलब दोनों चार्ज लाइक चार्जेस होंगे, ठीक है। ये दोनों चार्जेस कैसे होंगे तुम्हारे, लाइक चार्जेस होंगे। और अगर मतलब कहने का मतलब है कि रिपल्सिव फोर्स होगा, और अट्रैक्टिव को नेगेटिव मान लेते हैं। तो अगर अनलाइक चार्जेस हुए तो ये ग्राफ तुम पता है कैसे बनाओगे, तब तुम ये ग्राफ बनाओगे ऐसे, ये एफ है और ये 1/r² है ना, तो ये ग्राफ नीचे बनाना फिर तुम लोग, ठीक है। लाइक के लिए पॉजिटिव बनाना और अनलाइक के लिए नेगेटिव में बनाना, ठीक है। ये अट्रैक्टिव फोर्स शो कर रहा होगा और ये रिपल्सिव फोर्स को शो कर रहा होगा। बात समझ में आई? तो ये दो बातें याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो कूलाम पे कुछ इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ये तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गए जो ग्राफ पे आते हैं। अब मैं और भी कूलाम्स पे जो बोर्ड में आ रखे हैं क्वेश्चन तुम्हारे और एंट्रेंस एग्जाम्स में जो आ रखे हैं उनके बारे में देखते हैं, डिस्कस करते हैं 1 by 1। चलिए देखो भाई, सबसे पहले तो सबसे सिंपल क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे कि पहला क्वेश्चन कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ऐसे कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी होगा। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे चार्ज है Q, यहाँ पे भी चार्ज Q है और यहाँ पे भी चार्ज Q है। इसके साइड्स ले लेते हैं A, और आपसे कह रहा है कि बताओ इस पॉइंट पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, इस पॉइंट पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। देखो तुम अगर इन सबको सुनोगे ध्यान से तो तुम सीख जाओगे। चैप्टर कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना, वेक्टर लगाना है। वेक्टर आता है हो जाएगा, नहीं आता पढ़ लो एक बार वेक्टर, ठीक है। देखो तो ये तुम्हारे पास 3 चार्ज है और ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे कहा जा रहा है कि नेट फोर्स कितना होगा बताओ। तो चलिए देखते हैं कितना होगा। देखो भाई आपको दिख रहा है ना यहाँ पे कि ये फोर्स, ये और ये दोनों जो चार्ज हैं ये सेम चार्ज हैं, मतलब सेम कहने का मतलब कि लाइक चार्ज है, सेम साइन के हैं, दोनों पॉजिटिव है। तो दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो मुझे तो इस पे फोर्स दिख रहा है ना, तो ये वाला इसको क्या कर रहा होगा, रिपेल। हमेशा याद रखिएगा ये जो लाइन है ना, इसी लाइन में रखना है फोर्स को। तो इसको कह दिया मैंने F1, और ये वाला जो इसको कर रहा है ये भी रिपेल ही कर रहा है क्योंकि ये भी लाइक चार्जेस है। ये हो गया तुम्हारे पास क्या, ये हो गया भाई साहब आपके पास F2, ये F1 है और ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास F2। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला आपके पास F1 और ये वाला आपके पास क्या है भाई, F2 है। अच्छा तो ये दो वेक्टर हैं, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री होगा, तो रिजल्टेंट यही तो होगा। अरे यही तो रिजल्टेंट होगा, इसको FR कह लेते हैं। तो FR हमारा किसके बराबर होगा, जब दो वेक्टर किसी एंगल पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, पहला वाला वेक्टर का स्क्वायर दूसरे वाले वेक्टर का स्क्वायर 2, पहला वाला वेक्टर दूसरा वाला वेक्टर इंटू कॉस थीटा, cos 60 लेंगे, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो F1 जो है तुम्हारे पास वो किसके बराबर होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नॉट क्यों, क्योंकि एयर में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर अपॉन ये डिस्टेंस कितना है भाई, A है ना, तो A स्क्वायर हो गया। और इसी प्रकार से तुम्हारे पास जो F2 है वो क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। तो दोनों फोर्स तो सेम ही है, ये दोनों फोर्स सेम है, तो F1 F2 सेम है तो इसे F मान लेते हैं। F1 F2 दोनों सेम है तो इसे मैं क्या मान लेता हूँ भाई, इन दोनों को मैंने मान लिया, लेट कर लिया भाई F है, ठीक है। तो तुम्हारा रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया भाई, रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है तुम्हारे पास F स्क्वायर प्लस 2 F स्क्वायर cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है √3F, ये वैल्यू आ गई हमारे पास √3F, ठीक है। तो यानी कि √3 इंटू F की वैल्यू उठा के डाल लो इनमें से कोई सी भी एक, Q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर, इतना न्यूटन फोर्स रहेगा, ठीक है। यही हमारा रिजल्टेंट फोर्स है, देख रहे हो भाई, यही हमारा रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है, नोट कर लो इसे। चलिए अब एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अब मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करूंगा। अब मैंने क्या किया है, ये भी चार्ज Q है, ये चार्ज मैंने -Q ले लिया है और ये चार्ज Q ही है, ओके। अब मैं कह रहा हूं कि अब इस पॉइंट P पे बताओ नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, साइड सारे A ही है, तो देखिए ये वाला तो इसको रिपेल करेगा F फोर्स से, अब ये वाला इसको क्या कर रहा होगा अपनी ओर अट्रैक्ट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं, और हमें इसी पे तो देखना है भाई नेट फोर्स कितना है। तो इसको ये क्या कर रहा होगा अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये जो है ये चार्ज ये इसको क्या करेगा अपनी ओर अट्रैक्ट ही तो करवाएगा, और क्या करेगा बताओ, यही होगा, ठीक है। तो देखो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कुछ यहाँ से पास होने वाला है, यही है रिजल्टेंट। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 120 डिग्री होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री आप जानते हो,
ठीक है। तो देखो F1 F2 है तो सेम ही ये। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, जब मैं वेक्टर के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ इसे, मैं साइन एरो सब पे ध्यान दे रहा हूँ, मैं एरो लगा रहा हूँ ना, मैं अट्रैक्टिव है तो इसकी तरफ दिखा रहा हूँ। तो आप ना एक्सप्रेशन में कभी नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव मत लिखना, क्योंकि आप वेक्टर यूज कर रहे हो ना, तो आपको ये प्लस और माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। आपको हर चार्ज को पॉजिटिव ही लिखना है, एक्सप्रेशन में हर चार्ज को पॉजिटिव ही लेके चलना है, ठीक है, क्योंकि आप उस अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स के लिए वेक्टर यूज कर रहे हो। ओके, याद रखना ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बिगिनर को बड़ी दिक्कत होती है स्टार्टिंग में। तो देखो भाई यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है, तो ये चार्ज इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है और ये वाला चार्ज इसको रिपेल कर रहा है। फोर्स दोनों सेम ही होंगे, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? रिजल्टेंट F1 का स्क्वायर यानी कि F² प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू cos 120। cos 120 कितना होता है भाई? cos 120 होता है, कितना होता है? cos 120 होता है माइनस का हाफ, ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये कितना हो जाएगा? F² प्लस F², ये वैल्यू अगर -1/2 है तो यहाँ पे F² बचेगा सॉल्व करके, ये कैंसिल आउट हो गए दोनों, कितना आ गया? F आ गया हमारा वैल्यू। तो हमने देखा यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर आ रहा है? F के बराबर। और F की वैल्यू तो आप लोग जानते ही ना, पीछे से अभी देखा था ना, पीछे वाले क्वेश्चन में कितना था? यही तो था, वही इतना न्यूटन फोर्स लगेगा। ओके, ये रहा डायरेक्शन, ये होगा, इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है? एक स्क्वायर है, ये चार्ज है यहाँ पे Q, यहाँ पे भी Q चार्ज है, यहाँ पे भी Q चार्ज है, यहाँ पे भी Q चार्ज है, सारे चार्ज एक जैसे ही हैं। और ये सेंटर है, सेंटर पे भी एक Q चार्ज रखा हुआ है। साइड्स ले लेते हैं इसके A, ठीक है। देखिए आप बस मेरे साथ चलते रहो, आपको अपने आप ही फिजिक्स के क्वेश्चंस करना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप बस जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे सीखते चलो, आपको चैप्टर आ जाएगा अपने आप ही, फिर आपसे न्यूमेरिकल भी होंगे। बस कंडीशन ये है कि आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, ओके, और कोई भी वीडियो मिस नहीं करना, क्योंकि हर वीडियो पीछे वाले से कुछ ना कुछ रिलेटेड होता ही है, ठीक है। तो सबको देखते चलिए तो आपको चैप्टर आ जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पे अगर हम देखें नेट फोर्स इस पर कितना लगेगा, तो इसको तो आप ऐसे ही ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। ये इसको रिपेल कर रहा होगा F फोर्स से, ये भी उसी फोर्स से रिपेल करेगा, क्योंकि पेयर सेम है, चार्ज के पेयर सेम है और डिस्टेंस भी क्या है? दोनों के सेम है। तो ये भी F है तो ये भी F हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये इसको रिपेल कर रहा है F फोर्स से, तो ये वाला भी तो इसको भाई F फोर्स से रिपेल कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा? देखो सारे चार्जेस, देखो ये दोनों चार्ज सेम है और ये जो डिस्टेंस है ये भी सेम है, यहाँ पे भी ये चार्ज वही है जैसे यहाँ पीछे वाले थे, डिस्टेंस वही है, ये दोनों चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस वही रहेगा, ये भी सेम चार्ज है, डिस्टेंस वही रहेगा, मतलब ये वाला पेयर और ये वाला पेयर बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर देंगे ना कैंसिल। तो ये एक इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अगर लिखना नहीं आ रहा कि भाई पेपर में आए तो कैसे लिखें, यही चिंता है ना। देखो एंट्रेंस एग्जाम वगैरह में आया या 1 मार्क्स में आया तो ऐसे ही कर देते हैं, अब बोर्ड में आया तो कैसे लिखेंगे, ये दिक्कत हो जाती है हमें। तो कुछ नहीं करना, देखो मान लो कि इसे F1 मान लिया, इसे F2 मान लिया, इसे F3 और इसे F4 मान लिया, तो साफ साफ पता चल रहा है ना F1 किसके बराबर है? माइनस का F2 के बराबर है, और F3 किसके बराबर है? माइनस का F4 के बराबर है। तो F नेट कितना होगा? वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो लिखोगे F1 वेक्टर प्लस का F2 वेक्टर प्लस का F3 वेक्टर प्लस का F4 वेक्टर, यही तो लिखोगे। तो F1 को तुमने किसके बराबर माना हुआ है? माइनस का F2 के बराबर, लिख दो यहाँ पे माइनस F2, ये प्लस का F2 है। ये F3 को तुमने माइनस का F4 वेक्टर माना हुआ है और ये प्लस का F4 वेक्टर है। ये सारे सम होके कितना आ गया भाई? 0 आ गया। नेट फोर्स कितना आ रहा है तुम्हारे पास? यहाँ तुम्हारे पास नेट फोर्स आ रहा है 0। अब देख रहे हो यहाँ पे नेट फोर्स क्या आ रहा है आपका? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भैया हमारे पास यहाँ नेट फोर्स आ रहा है 0, ठीक है। तो बस ऐसे लिख दो, और नहीं तो ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो समझ में आ गया, ओके। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, अब ले लेते हैं एक हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। इसके हर कॉर्नर पे Q चार्ज है, ठीक है, और कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस है ये A है, ठीक है, ये भी A है, और यहाँ से A डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q। इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा बताना है, हर चार्ज की वजह से कितना होगा। तो ज़्यादा दिमाग मत फिराओ, देखो कुछ नहीं है, थोड़ा सा 3D में फिगर, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो भाई ऐसा है
ये जो चार्ज है, ये जो इस पर फोर्स लगा रहा होगा, ये ऐसे लगा रहा होगा, ये थोड़ा और सही से डायग्राम बना लेते हैं, ये कहीं यहाँ से फोर्स जा रहा होगा, ये फोर्स लगा रहा होगा F, ठीक है। सबके पेयर एक जैसे ही अगर आप देखो ध्यान से, तो ये भी Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, सब तो Q के पेयर है। डिस्टेंस भी सबके बराबर ही होंगे इस पॉइंट से, जो 3D में यहाँ पे जो पॉइंट है Fx, तो सारे फोर्स होंगे तुम्हारे पास F। अब देखो भाई ऐसा है, मैंने माना कि ये जो एंगल बना रहा है ये थीटा है, ये थीटा है तो क्या होगा, ये भी थीटा ही होगा, है ना। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो मैं थोड़ा सही से डायग्राम बना देता हूँ, ये थीटा है, ठीक है, और यहाँ चार्ज रखा था Q, इस पर नेट फोर्स पूछा जा रहा है। तो ये F है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास F cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा भाई बदले में, ये हो जाएगा तुम्हारे पास F sin थीटा। देख रहे हो ना, ये F cos थीटा हो जाएगा, F sin थीटा हो जाएगा, है कि नहीं भाई, हो जाएगा। अच्छा देखो एक चीज़ और यहाँ पे, सिमिलरली ये वाला जो पेयर होगा इसका भी F cos थीटा तो ऊपर की तरफ ही होगा, ये वाला जो पेयर होगा भाई साहब इसका भी F cos थीटा ऊपर की तरफ ही होगा, और F sin थीटा किधर होगा, इधर होगा। ये वाला जो पेयर है इसका F cos थीटा ऊपर होगा और F sin थीटा इधर होगा। तो इसका मतलब हर आमने सामने वाले जो चार्ज हैं उनका cos थीटा वाला पार्ट तो जुड़ रहा है, लेकिन साइन वाले क्या हो रहे हैं, कैंसिल। जैसे ये और ये है, तो इनके cos वाले तो ऊपर होंगे लेकिन साइन वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सबके सिमिट्री से देखें तो सबके cos थीटा जुड़ रहे हैं और साइन थीटा सबके क्या हो रहे हैं भाई, कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो नेट फोर्स तुम्हारे पास क्या आने वाला है फिर, नेट F नेट, वो कितना आएगा भाई साहब, देखो 1 2 3 4 5 6 चार्ज है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इनटू का एक फोर्स क्या है F cos थीटा, तो सिर्फ 6 F cos थीटा ही तुम्हारा नेट फोर्स है। वैल्यू पुट कर लो, 6 इंटू F की जगह क्या पुट करोगे, Q1 Q2 यानी कि Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये A है और ये है, तो सिंपली ये A√2 हो जाएगा पाइथागोरस से। तो A√2 का क्या करने वाले हो आप लोग, A√2 का स्क्वायर करोगे, A√2 का क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। और इनटू का cos थीटा, cos थीटा अगर इस फिगर से देखो तो cos थीटा क्या होगा, cos थीटा क्या होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है A, और हाइपोटेनियस क्या है आपके पास, A√2। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस A है और ये A√2 हो गया, तो A से A काट दें, और ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, F नेट कितना आ गया, देखिए यहाँ पे ये आ गया 6Q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2A स्क्वायर और साथ में ये √2, ठीक है। और कोई टर्म मिसिंग तो नहीं है, देख लो भाई, 6Q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2A स्क्वायर और ये √2, बस इतना ही न्यूटन फोर्स लगेगा, है कि नहीं। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया रिजल्टेंट फोर्स, ठीक। ऐसे ही तुम अपने मन से स्क्वायर बना लेना, स्क्वायर के टॉप पे देख लेना कितना फोर्स लगेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना, उसके टॉप पे देख लेना, ऐसे ही क्वेश्चन घुमा के देखो। क्वेश्चन ये सब बहुत सिंपल है, आपको फिजिक्स तब आएगा जब आप खुद से भी क्वेश्चन पुटअप करोगे और आप अपने आप से खुद से पूछोगे क्वेश्चन, ठीक है। तो चीज़ें क्लियर होती हैं, तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती हैं चीज़ें, ठीक है। खाली रेस में भागना नहीं होता हमें कि भाई हर जगह से देख रहे हैं चीज़ों को, सीखिए, चीज़ों को सीखिए और खुद से भी करने की कोशिश करिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप खुद से भी एफर्ट डालिए, तभी आपको फिजिक्स आएगी, वरना फिजिक्स नहीं आएगी, ठीक है। न्यूमेरिकल्स करना भी एक स्किल है, तो और ये धीरे धीरे डेवलप होगी आपके अंदर, ठीक है। तो चलिए ये समझ में आया, तो आई होप कि आपको कूलम्ब्स पे कुछ क्वेश्चन तो समझ में आए होंगे। अब मैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ, जहाँ पे आपको नल पॉइंट निकालना होता है। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चंस हैं, ये भी आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं, नल पॉइंट वाले क्वेश्चंस। नल पॉइंट वो होता है जहाँ पे नेट फोर्स 0 हो गया, ठीक है, जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं, उसको नल पॉइंट कहते हैं। वहाँ पे कोई फोर्स भी नहीं लगता किसी चार्ज पे। तो क्वेश्चन ऐसे आता है पेपर में कि एक चार्ज है Q, 2Q मान लेते हैं, या चलिए 3Q ले लेते हैं, और एक चार्ज है हमारे पास Q। बोल रहा है कि इनके बीच का डिस्टेंस है R। तो एक थर्ड चार्ज है छोटा वाला Q, एक थर्ड चार्ज है मेरे पास स्मॉल Q। उसको इन दोनों के बीच में कहाँ पे रखें कि उस पर नेट फोर्स 0 हो जाए, उसको इन दोनों के बीच में कहाँ पे रखें कि उस पर नेट फोर्स क्या हो जाए, 0। उस पर नेट फोर्स 0 होना है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, इसके लिए आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि हमेशा बड़े वाले चार्ज से दूर रखना। मैं कहता हूँ कि हमेशा बड़े वाले चार्ज से क्या रखना, दूर रखना, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ रख दिया उस छोटे वाले चार्ज को, यहाँ से वो डिस्टेंस x है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r - x।
तो देखिए ये वाला इसको क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा F1 फोर्स से, और ये इसको क्या कर रहा होगा, F2 फोर्स से रिपेल कर रहा होगा। फोर्स को जीरो होना है तो इनका साइड अपोजिट होना बहुत जरूरी है, इनका अपोजिट होना इस तरीके से बहुत जरूरी है, तभी जीरो हो सकता है। तो अगर इस पे नेट फोर्स जीरो हो, उसके लिए क्या कंडीशन है कि F1 को किसके बराबर होना चाहिए, F2 के बराबर होना चाहिए, तभी तो होगा। तो F1 F2 बराबर होने चाहिए। तो देखिए भाई F1 किसके बराबर है, F1 वो फोर्स है जो फोर्स से 3Q इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो वो फोर्स होगा 1/4πε0 Q1 इंटू का Q2 अपॉन में डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना लिए थे हम, x लिए थे, तो x²। और जो दूसरा है तुम्हारे पास वो F2 है, वो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2, और जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, r - x का होल स्क्वायर। भाई ये काट दो इसको यहाँ से, ये Q से Q कट गया, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ गया 3/x²। तो 3/x² तुम्हारे किसके बराबर है यहाँ पे, ये 1/r - x का होल स्क्वायर। एक काम करो इस पूरे का होल स्क्वायर बना दो इसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक काम करिए, इसको ऐसे लिख सकता हूँ √3/x के पूरे का होल स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से दो इक्वेशन सॉल्व होगी, एक बार पॉजिटिव के लिए और एक बार नेगेटिव के लिए। एक बार √3/x किसके बराबर आएगा, 1/r - x के बराबर आएगा, और एक बार √3/x किसके बराबर आएगा भाई, माइनस में 1/r - x के बराबर आएगा। दो वैल्यू आ गई। तो पहले आप फर्स्ट वाले को, पॉजिटिव वाले को सॉल्व करना, और ऐसे ही नेगेटिव वाले को। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा भाई x = √3r माइनस का √3x, यही आएगा। अब देखो, तो यहाँ से x प्लस √3x = कितना हो गया भाई, √3r हो गया। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, √3r अपॉन में कितना आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 1 + √3, ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई, ठीक है। और ऐसे ही एक बार तुम नेगेटिव के लिए सॉल्व कर लेना, ठीक है, एक बार चेक कर लेना, आप देख लेना इसमें कैलकुलेशन एरर ना हो, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से नल पॉइंट के क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, नल पॉइंट के क्वेश्चन में एक बात और याद रखना बहुत जरूरी है, अगर चार्ज सेम साइन के हो, जैसे ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, या दोनों नेगेटिव हो, तब तो नल पॉइंट बीच में ही कहीं ना कहीं आएगा। लेकिन अगर चार्जेस अपोजिट साइन के हुए, जैसे सपोज ये माइनस का 3Q होता और ये प्लस का Q होता, तो नल पॉइंट बीच में तो कहीं आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, मान लो अगर यहाँ रखते, सपोज कि यहाँ रखते चार्ज को, तो पॉजिटिव वाला क्या करता है, इसको इधर धकेल रहा होता, रिपेल करता F1 फोर्स से, और नेगेटिव वाला इसको अपनी ओर खींच रहा होता, तो नेगेटिव वाले की वजह से जो फोर्स होता वो भी इधर ही होता। तो F1 F2 जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं भाई, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो थोड़ी ना जीरो हो जाएगा नेट फोर्स, उसके लिए तो अपोजिट साइन होना जरूरी है ना। तो इसीलिए ऐसा तभी पॉसिबल है, या तो इधर लाओ या इधर लेके आओ, ठीक है। तो आउटसाइड ही पॉसिबल है, मतलब अब तुम्हारा नल पॉइंट या तो इस साइड आएगा या इस साइड आएगा, लेकिन आएगा आउटसाइड ही। आई बात समझ में। अब ये तुम चेक करना किधर आएगा, इस केस में नल पॉइंट आउटसाइड आता है, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो कूलॉम्स लॉ पे आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर करूंगा, और उसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जो कूलॉम पे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी होंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा जो भी समझाया गया है। आप ऐसे ही बने रहिए सारे वीडियोस में, आपको सब समझ में आएगा। देखो धीरे 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 अगर आप वीडियोस देखोगे तो सब कुछ आपको समझ में आने लगेगा, ओके। लेकिन देखना सारा वीडियो है, तभी आपको न्यूमेरिकल्स पे पकड़ आपकी अच्छी बनेगी, ओके। चलिए, ठीक है।